हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। एंड आज आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ फिर से एंसेल फॉरमैन के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो टेक्निकल क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पर ट्राई करिएगा कि इंग्लिश वाला पढ़ें, क्योंकि हिंदी वाला आपको जो मिलेगा वो थोड़ा अटपटे वर्ड मिल सकते हैं कुछ, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है। तो आई होप आपको समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। एन ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल अंडर प्लान स्ट्रेस कंडीशन विल हैव, यानी कि विमान तनाव की स्थिति के तहत एक ऑर्थोट्रोपिक सामग्री होगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 15 स्वतंत्र लचीदार स्थिरांक, 5 स्वतंत्र लचीदार स्थिरांक या फिर 6 स्वतंत्र लचीदार स्थिरांक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 स्वतंत्र लचीदार स्थिरांक, यानी कि 5 इंडिपेंडेंस इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस विल इन्वॉल्व्स नो चेंज ऑफ एंट्रोपी इफ इट टेक प्लेस एट, यानी कि एक प्रतिवर्ती आइसोथर्मल प्रक्रिया में एंट्रोपी का कोई परिवर्तन शामिल नहीं होगा अगर यह जगह लेता है। आपका ऑप्शन है शून्य तापमान, अनंतता स्थायी, शून्य से शून्य अस्थायी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शन है अव्यक्त गर्म शून्य है, तरल अपने वाष्प की तुलना में सघन है, स्टीम जनरेटर इस बिंदु से ऊपर काम कर रहा है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें दो आंसर करेक्ट होगा, ए एंड सी। ए क्या है कि द लेटेंट हीट इज जीरो, यानी कि अव्यक्त गर्मी शून्य है, और सी क्या है, स्टीम जनरेटर इस बिंदु से ऊपर काम कर रहा है। तो ए और सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ कोल एंड इट्स सब्स्टिट्यूबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर बॉयलर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण कोयले के व्यवहार और किसी विशेष बॉयलर के लिए इसकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आपका ऑप्शन दिया है महत्वपूर्ण विश्लेषण, ग्रिप गैस विश्लेषण, अनुमति विश्लेषण या फिर अंतिम विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमति विश्लेषण, यानी कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी से ये उत्तर हो जाएगा अनुमति विश्लेषण। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट ओनली इफ, यानी कि एक तरल पदार्थ का सामान्य तनाव केवल एक बिंदु पर सभी दिशाओं में स्थिर होगा। आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, यह घर्षणहीन है, यह आराम पर है, इसमें एक रूप चिपचिपाहट है, या फिर इसमें शून्य चिपचिपाहट है। बेसिकली आपको यही प्रीफर करूँगा कि इंग्लिश वाला देखिए, हिंदी वाला क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इट इज अ रेस्ट, यानी कि आराम पर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द सेक्शन मॉड्यूल्स ऑफ बीम डिक्रीज देन बेंडिंग स्ट्रेस विल, यानी कि यदि किसी बीम का सेक्शन मापांक कम हो जाता है तो झुकने से तनाव होगा। आपका ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, देयर इज नो सच करेक्शन, या फिर अनप्रेडिकेटेबल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है इंक्रीज, यानी कि वृद्धि होगी उसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इंक्रीज इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि जैसे ही किसी कॉलम का पतलापन अनुपात इसकी संपीड़न शक्ति को बढ़ाता है। आपके ऑप्शन है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड या फिर
मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन लेंथ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज होगा, यानी कि कमी होगी उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओडम्स कपलिंग इज द, यानी कि ओडम्स का युग्मन है। अब क्या है आपका ऑप्शन है डबल स्लाइड क्रैंक चेन का दूसरा उल्टा, डबल स्लाइड क्रैंक चेन का तीसरा उल्टा, उल्टा मतलब यूनिवर्सल से संबंधित है, डबल स्लाइड क्रैंक चेन का चौथा उल्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? थर्ड यूनिवर्सल ऑफ डबल स्लाइड क्रैंक चेन, यानी कि डबल स्लाइड क्रैंक चेन का तीसरा उल्टा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है द एक्रमन स्ट्रेनिंग मैकेनिज्म इज प्रीफर्ड टू द डेविस टाइप इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ऑटोमोबाइल में डेविस प्रकार के एकरमैन स्टीयरिंग तंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। आपका ऑप्शन है पूर्ण गति के रूप से, सटीक है, पूर्व में मोड़ने वाला जोड़ा है, पूर्व सबसे किफ़ायती है, या फिर पूर्व सबसे कठोर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द फॉर्मर इज हैविंग ट्रेनिंग पेयर, यानी कि पूर्व में मोड़ने वाला जोड़ा है। ट्रेनिंग नहीं, टर्निंग पेयर है, सॉरी, द फॉर्मर इज हैविंग टर्निंग पेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि फॉर आइसोक्रोनस स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर द कंट्रोलिंग फोर्स विथ इंक्रीज इन रेडियस ऑफ रेडिएशन, यानी कि आइसोक्रोनस स्प्रिंग नियंत्रण राज्यपाल के लिए रोटेशन की त्रिज्या में वृद्धि के साथ नियंत्रण बल है। यहाँ पर राज्यपाल मतलब गवर्नर से संबंधित है, तो आप इंग्लिश वाला इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिएगा। तो क्या करें, आइसोक्रोनस स्प्रिंग नियंत्रण राज्यपाल यानी कि गवर्नर के लिए रोटेशन की त्रिज्या में वृद्धि के साथ नियंत्रण बल है। आपके ऑप्शन है स्थिर रहेंगे, वृद्धि होगी, कमी होगी, आकार के आधार पर बढ़ या घट सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिमेन कांस्टेंट, यानी कि स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीटर गेज यूज्ड फॉर, यानी कि मीटर गियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? महान गति में कमी के लिए, बराबर गति के लिए, शून्यतम बैलेंस के लिए, न्यूनतम बैलेंस के लिए, बैलेंस नहीं बैकलेस के लिए, या फिर न्यूनतम अक्षीय जोर के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम बैकलेस, यानी कि न्यूनतम बैकलेस के लिए यूज किया जाता है मीटर गियर, मीटर गेज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन थर्मिट वेल्डिंग थर्मिट यूज इज मिक्सचर ऑफ, यानी कि थर्मिट वेल्डिंग में प्रयुक्त थर्माइट का मिश्रण होता है। अब किसका मिश्रण होता है? एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड का, एल्युमिनियम और लकड़ी का, कोयला का, आयरन ऑक्साइड और चारकोल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम और लोहे का ऑक्साइड। जो थर्मिट वेल्डिंग होता है उसमें थर्माइट का मिश्रण होता है एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड का, यानी कि एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टॉमिल्सन रिकॉर्डर इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि टॉमलिंसन रिकॉर्डर की माप के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? सतह दोष के साथ, सतह लंबवतता के साथ, सतह खत्म के साथ, या फिर सतह वक्रता के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है सतह लंबवतता के साथ, यानी कि सरफेस परपेंडिकुलरिटी। अगला क्वेश्चन, अ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाई, यानी कि एक साइन बार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, इसकी कुल लंबाई, दो रोलर के बीच केंद्र की दूरी, रोलर का आकार, या फिर साइन बार का वजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो रोलर के बीच का केंद्र की दूरी, यानी कि सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग forecasting technique is not suited for making forecast for planning production schedules in short range। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वानुमान तकनीकी कम अवधि में उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए पूर्वानुमान के लिए उपयुक्त नहीं है? आपके ऑप्शन है चलती औसत, घातीय चलती औसत,
प्रगतिमान विश्लेषण या फिर डेल्फी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेल्फी। ऑप्शन नंबर डी डेल्फी, जो कि इंग्लिश वाला ढक गया है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी डेल्फी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि दबाव ढाल होने पर प्रवाह का पृथक्करण होता है। आपका ऑप्शन है ऋणात्मक हो जाता है, अचानक परिवर्तन हो जाता है, शून्य के करीब आ जाता है, या फिर वाष्प गठन शुरू होने के एक मूल्य तक कम हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि चेंज एब्रुप्टली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वायलिंग स्पीड ऑफ अ सॉफ्ट coincide with the natural frequency of the, यानी कि सॉफ्ट वायरलिंग गति प्राकृतिक आवृत्ति के साथ मेल खाती है। आपका ऑप्शन है अनुदैर्ध्य कंपन, अनुप्रस्थ कंपन, मरोड़ कंपन या फिर टर्सनल कंपन के बीच युग्मित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है अनुप्रस्थ कंपन, यानी कि ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, अनुप्रस्थ कंपन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ मैक्सिमम कैपेसिटी बियरिंग, निम्नलिखित में से किसे अधिकतम क्षमता धारण के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन है नॉच बियरिंग भरना, एकल पंक्ति असर, कोरिना संपर्क असर या फिर डबल पंक्ति असर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है आई थिंक। हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉच बियरिंग भरना, यानी कि फिलिंग नॉच बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन एडियोबैटिक फ्लो विथ फ्रिक्शन द स्टैग्नेशन टेम्परेचर अलोंग द स्ट्रीम लाइन, यानी कि घर्षण के साथ एडियोबैटिक प्रवाह में स्ट्रीम लाइन के साथ ठहराव का तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है या फिर अप्रत्याशित रहता है या फिर पहले की तुलना में कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर रहता है, यानी कि रिमेनिंग कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लैपेरॉन इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द रीजन एट, यानी कि इस क्षेत्र के लिए क्लैपेरॉन समीकरण लागू है। किसके लिए लागू है? वाष्प का संतृप्त बिंदु, तरल का संतृप्त बिंदु, ट्रिपल पॉइंट या फिर महत्वपूर्ण बिंदु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो है वाष्प का संतृप्त बिंदु, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।